113 रेफरेंस के बारे में कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एनी कोर्ट, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इसे भेज चुका हूँ। कोई चीज़ जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम लोग जब नए होते हैं जुडिशरी में, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, ख़ास तौर पे सिविल की। इसलिए मैंने कहा कि सिविल जज, गुड सिविल जज विल बी वेरी बेस्ट, या कहना चाहिए बेस्ट क्रिमिनल जज। लेकिन बेस्ट क्रिमिनल जज वाइस वर्सा नहीं है, मे नॉट बी ए गुड सिविल जज। तो सिविल जिसने समझ लिया अगर, तो उसके लिए क्रिमिनल या बाकी जो लॉ हैं वो इजीली समझ में आ जाते हैं। और सिविल अगर नहीं समझा तो क्रिमिनल में तो अच्छा काम कर जाएंगे एज मजिस्ट्रेट, लेकिन एज सिविल जज दिक्कत आती है लोगों के कामों में। इसलिए फ़ाइलों का अंबार जो आपको मिलेगा वो पुरानी सिविल की फ़ाइलों का ज़्यादा मिलेगा, क्रिमिनल की बहुत कम फाइलें होती है। तो रेफरेंस का जो मैं बता रहा था कि एनी कोर्ट में स्टेट ए केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। कोई भी न्यायालय उच्च न्यायालय की राय के लिए केस को भेज सकेगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझे। इसमें कहीं कोई इफ़ एंड बट या कोई वो नहीं है, बाध्यताएं नहीं हैं। केवल ये है कि उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए। तो ये हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं, सिविल कोर्ट रूल्स कहलाते हैं, जो जब आप जाएंगे तो आपको अगर एमपी में है तो एमपी सिविल जज रूल्स मिलेंगे, यूपी में है तो यूपी से सिविल जज नहीं, सिविल कोर्ट रूल्स कहलाता है, सॉरी, सिविल न्यायालय नियम वो मिलेंगे। उनके अधीन आपको कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में हाउ एंड व्हाट एंड व्हेन उसके बारे में लिखा रहता है। अच्छा, तो इसमें जैसे कोई मैटर भेजा आपने एंड तो हाई कोर्ट उस पर ऐसा कोई भी आदेश कर सकेगा जो ठीक समझे, मतलब आपको वापस भेज सकता है। यूजुअली भेजते नहीं हैं ये, या फिर एक डायरेक्शन के साथ भेज सकता है कि ये इस प्रावधान के अंतर्गत आप करिए, या उस मामले को वहीं आपने रेफरेंस के लिए जो दिया उस पर ऑर्डर कर सकता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन फ्रेम किया है तो उस क्वेश्चन को डिसाइड कर सकता है वगैरह। वो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ हैं। पर प्रोविज़ो इसका ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट, जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश, किसी विनियम या अधिनियम या अध्यादेश के किसी उपबंध की विधि मान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, और उसकी ये राय है कि ऐसा अधिनियम अपरिवर्तनशील है। अधिनियम या विनियम या जो भी उपबंध है वो अपरिवर्तनशील है, एनफोर्सेबल नहीं है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय अपनी राय, मतलब मैं भेज रहा हूँ तो मैं अपना ओपिनियन लिखूँगा, उसके कारण लिखूँगा कि क्यों मैं भेज रहा हूँ, किन कारणों से, उपवर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित करेगा। कई बार ये आता है, जैसे हमारे यहाँ हजारों ऐसे लॉ थे अंग्रेज़ों के बनाए हुए जो कभी काम में ही नहीं आते थे। और अगर कहें मेनलैंड जो है हमारा, जो लैंडलॉक्ड है, जैसे यूपी है लैंडलॉक्ड है, राजस्थान है लैंडलॉक्ड है, मध्य प्रदेश है लैंडलॉक्ड मतलब जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, ऐसे एरिया में कई लॉ बने हुए थे जो पोर्ट्स के और लाइट हाउसेस के बारे में थे। वो काम में नहीं आते थे, लेकिन वो पूरे भारत में प्रवर्तनशील थे। कई ऐसे लॉ थे जिनकी अवधि ही ख़त्म हो गई थी, या जिनकी कोई आज़ादी के बाद या इवन आज़ादी के पहले भी कोई सारगर्भिता या कोई रेलिवेंस उसका नहीं रह गया था। ऐसे लॉज को पार्लियामेंट ने 2014 के बाद कई लॉज को रिपील किया है, ख़त्म किया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लॉ थे। और वकील लोगों को जब भी कुछ डिले करना होता था या कोई मामला ऐसा उनको दिखता था जिसमें ये कोई एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर लॉ में वो लगा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दे विल पुट सच एन एप्लीकेशन।
एंड आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आप उस फाइल को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो उसकी बजाय जहाँ समझ में नहीं आ रहा सीनियर से डिस्कस करिए, या फिर जो इसमें दिया गया 113 में कि उच्च न्यायालय को रेफरेंस करना, इसमें निर्देश दिया गया, एक्चुअली निर्देश वर्णित नहीं है, उच्च न्यायालय को मामला भेजा जाना है यहाँ पे उनकी राय पाने के लिए। तो रेफ़र कर देते हैं उनको हम, और वहाँ से वो मूल फाइल भी आपको भेजना होती है यूजुअली। अगर आपने नहीं भी भेजी है तो हाई कोर्ट उससे मंगा लेता है, और उसके बाद उस पर ऑर्डर कई बार वो जुडिशल साइड में लेके ऑर्डर करते हैं, और कई बार वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में लेके ऑर्डर करते हैं। मतलब उस केस की हियरिंग आपकी या तो वो डायस पे कर लेते हैं और जुडिशल ऑर्डर हो जाता है, या फिर वो चैम्बर में करा के आपको वापस भेज देते हैं। ईदर वे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन नॉट फोर्स देम कि आप कैसा ऑर्डर करिए। क्योंकि अच्छा, ये भी ऑर्डर जो होते हैं बड़े कई बार ये हमको लगता है कि काफ़ी सिनिकल टाइप के या विम्सिकल टाइप के ऑर्डर होते हैं। जैसे आपको जब आप उसमें जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, उस सीट पे बैठेंगे, तो कई केस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बाबू आपका जो रीडर रहेगा वो बता देगा कि सर इसमें हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। व्हाट डायरेक्शन? पहले तो आप पूछेंगे कि भाई ये तो अपना कोर्ट है, तो वो बताएगा कि साहब इस मामले को 6 महीने में निपटाना है या 3 महीने में निपटाना है। और मान लीजिए 1 साल की भी लिमिट हाई कोर्ट से आई, यूजुअली आती नहीं है, वो 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं देते। और वो रिपोर्ट मतलब वो जो उनका डायरेक्शन था वो आया, आपके प्रेडिसेसर ने उसमें से 5 महीने निकाल दिए। जब आप ज्वाइन हुए आपको पता ही नहीं था, बाबू ने आपको बताया, आपने फाइल देखी, आपने कहा अभी तो 1 ही महीना बचा है और इसमें तो एविडेंस भी ली जानी है अभी, और बहस भी सुनना है, कैसे डिसाइड होगा? तो उसमें क्या है कि फिर आप एक डीम्ड ऑफिशियल या डीओ जिसको कहते हैं, वो लेटर आप हाई कोर्ट को लिखते हैं थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ द बेंच, ठीक है। वो हाई कोर्ट को जाता है, और उसमें चूँकि गोपनीय होता है, वो डीम्ड ऑफिशियल होता है गोपनीय, तो उसमें क्या होता है कि आप लिखते हैं कि वो आदेश दिनांक इतना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस केस को निपटाने के लिए हमें इतना समय दिया गया था, और इसमें इतना समय बीत गया है, इस अवधि को बढ़ाने की कृपा करें। तो मेरे पास जब मैं ट्रेनिंग में था तो एक ऐसा मामला आया, और मुझे मेरे रीडर ने बताया कि ऐसा ऐसा इसमें है और आपके पास इतना समय है। मैंने कहा इतने समय में नहीं हो सकता, इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रोफार्मा है क्या? तो उसने बताया कि पहले जो साहब थे वो ऐसे चिट्ठियाँ लिखते थे, तो वो खैर वो भाषा आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। उनकी भाषा मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने अपने हिसाब से वो चिट्ठी ड्राफ्ट की इंग्लिश में, और वो हाई कोर्ट को भिजवा दी। अब वहाँ पे एक जज साहब थे जो बहुत ही मूडी किस्म के थे, ठीक है। उनने मेरी चिट्ठी वो देखी और वो बहुत नाराज़ हो गए। पहले तो उन्होंने रजिस्ट्रार से कहा कि कॉल द सिविल जज इन कोर्ट। तो रजिस्ट्रार थोड़े अच्छे व्यक्ति थे, पांडे जी थे हमारे, तो उन्होंने कहा नहीं सर वो नया लड़का है और इसमें जो भी ऑर्डर है, तो उन्होंने कहा पुट अप ऑन द बेंच। मतलब वो तो इंटरिम ऑर्डर था हाई कोर्ट का, भाई 6 महीने में निपटाने का, नहीं इसको बेंच पे रखो। फिर उन्होंने उसमें मेरे चिट्ठी के बारे में लिखते हुए जुडिशल ऑर्डर पास कर दिया कि ये आखिरी टाइम 3 महीने का दिया जा रहा है, इसमें अगर डिसाइड नहीं होता तो कंसर्निंग सिविल जज शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब कंसर्निंग सिविल जज में हाउ कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए थिंग जो मेरे प्रेडिसेसर ने नहीं किए 6 महीने में कुछ भी। खैर वो मामला मैंने 3 महीने में नहीं गवाह है, तो मैंने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर का हवाला देते हुए डिफेंस स्ट्रक ऑफ किया, गवाहों के राइट स्ट्रक ऑफ किए। कई बार उनको समय दिया गया था, कॉस्ट उन्होंने पे नहीं की, तो उनके दूसरे स्ट्राइक स्ट्रक ऑफ किए, और 3 महीने में एनी हाउ उस मैटर को मैंने निपटा दिया। तो ये रेफरेंस जब हम भेजते हैं तो इस तरह का आता है कई बार, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल वो मैं बता रहा था आपको, जो CPC में नहीं लिखा गया है, वो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ कि जब आप उस सीट पर बैठें तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल, कम से कम सुनी हुई प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपके पास हो। अच्छा, फिर ये हुआ कि शुरुआत में मैं जो ऑर्डर करता था, फिर बाद में फिर मैं करने लगा, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी से ज़्यादा वो था एफिलिएटेड, क्योंकि लॉ अंग्रेज़ी में है। तो अच्छा, वकीलों की थोड़ी आदत होती है कि वो केस को डिले करते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स उसको कहते हैं। तो मैंने अंग्रेजी में ऑर्डर किया, उन वकील साहब ने आवेदन लगा दिया कि साहब इस कोर्ट की भाषा जो है, और है लोअर कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है,
उत्तर प्रदेश में भी उर्दू को हटा के अब हिंदी हो गई शायद, राजस्थान में है, बिहार में है, दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं, हाँ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में कोई उसके बारे में बंद नहीं है, मध्य प्रदेश में है। तो मैंने बिना उसको देखे प्रावधान को, मैं जानता था कि है, मैंने कहा भाई आपको अगर ये इसका वो चाहिए, मतलब चूँकि वो जुडिशियल ऑर्डर था कि इसकी अगर आपको हिंदी कॉपी चाहिए तो ट्रांसलेशन के लिए फ़ीस जमा करिए, ट्रांसलेटेड हिंदी कॉपी आपको दे दी जाएगी। अब वो वकील साहब जो थे उनके सीनियर आ गए, उनका पूरा ऑफिस आ गया कि आप नए नए सिविल जज हैं और आप चूँकि यहीं रहे हैं और आप कैसा ये ऑर्डर कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। बोले हम आपके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जाएंगे रेफरेंस उसमें रिवीज़न में, सॉरी रेफरेंस तो कोर्ट करता है, रिवीज़न में ठीक है चले जाइए। तो ये कोइंसिडेंटली उन्हीं जज साहब के पास गया जिन्होंने कहा था कि कॉल दैट सिविल जज। उनने सुना उसको, अच्छा वो उनको नाम याद था, तो उन्होंने ऑर्डर देखा कि अंग्रेजी में, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी जब आप रिवीजन करते हैं तो लगती थी, तो उन्होंने वो ऑर्डर देखा, उन्होंने कहा अरे ये अंग्रेजी में ऑर्डर है। और वकील साहब ने अभ्यास की, देखो साहब ये तो आपकी भाषा है, मतलब हाई कोर्ट की भाषा जो है वो अंग्रेजी है, हालांकि वहाँ 90% काम हिंदी में होता। आप जाएंगे हिंदी में आपको रिट या आवेदन या एप्लीकेशन लिखी हुई मिलेंगी, हिंदी में प्लीडिंग्स आपको मिलेंगी, और 90% वकील हिंदी में बोलते हुए दिखाई देंगे। जजेस भी हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का जो लेवल था लीगल एजुकेशन में वो उस समय उतना नहीं था। तो उन्होंने देखा और मुझे खबर मिली, उस समय ग्वालियर में जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे और आधे फर्स्ट फ्लोर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, और रिमेनिंग उस पर जो था वो हाई कोर्ट था, आधे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर एक ही बिल्डिंग में था। वो अलग अलग हो गया, अब हाई कोर्ट न्यू सिटी सेंटर में आ गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी तो उसके थोड़ा आगे बन रहा है, लेकिन पुराना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी भी दौलतगंज में चलता है। खैर, तो बाबू ने बताया कि साहब वो मामला आपका उनके यहाँ लगा है। तो मैं और डर गया, मैंने कहा ये मामला लगा है तो अब तो, मैंने कहा बाबू से कहा, मैंने कहा भैया इसकी हिंदी कॉपी तैयार कर लो इसके पहले कि कुछ अपने ऊपर आए या अपने को कॉल अपन करे, क्योंकि चूँकि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट एक ही बिल्डिंग में था, तो दे यूज टू कॉल, ठीक है। आमतौर पर वो जजेस को ही बुला लेते थे कि बताओ क्या इसमें आप कर रहे हो, और भरे कोर्ट में आप एक अपराधी की तरह जाके खड़े हो जाते थे। मेरे कई सीनियर गए थे उसमें। खैर, तो बाबू जो मेरा था वो सीजन था, पुराना था, बोले नहीं साहब आप चिंता मत करें, आएगा भी तो टाइम मिलेगा अपने को, अब लेट द हाई कोर्ट डिसाइड। अच्छा, वहाँ तो जैसे ही उन्होंने सुना कि अंग्रेजी में किया है, सिविल जज ने किया और आपकी भाषा अंग्रेजी है और उसकी तो हिंदी है, तो वो जज साहब जो थे, जैसा मैंने कहा थोड़े से निकल, तो वो एकदम से नाराज़ हो गया उन वकील साहब के पूरे ऑफिस में। सो व्हाट, अगर हमारा एक सिविल जज, हमारे नीचे 25-30 जज बैठे हैं, उनमें से एक जज अगर अंग्रेजी में आदेश कर रहा है तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? आप लोग यहाँ आके तो अंग्रेजी में ही करते हैं और यहाँ के सारे आदेश अंग्रेजी में होते हैं। और उसने ठीक लिखा, अगर आपको ट्रांसलेशन चाहिए, हिंदी में कॉपी चाहिए तो फीस जमा करिए, उसके बाद वो देगा। और उन्होंने वो जो रिवीजन था डिसमिस कर दिया। और दोपहर में मेरे पास खबर आई कि साहब डिसमिस हो गया, आपके फेवर में हुआ। और उन्होंने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया है कि एक सिविल जज जो ट्रेनी सिविल जज है वो अंग्रेजी में आदेश कर रहा है, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड। तो इस तरह के भी आपको मिलेंगे। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो चलते रहते हैं। अच्छा, रिवीजन के बारे में मैं ये बता रहा था कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो पावर थी हाई कोर्ट की विड्रॉ कर ली गई थी बीच में। अब नहीं हो तो कंसल्टिंग आप बुक्स वगैरह देख लीजिए, मैं भी इसमें देख लूँगा। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि किसी विधि के बारे में आपको कन्फ्यूज़न है या आपको किसी नियम के बारे में कन्फ्यूज़न है और आपको लगता है कि ये इलीगल है या फिर ये एनफोर्सेबल नहीं है, अब ये प्रवर्तन में नहीं है, मतलब तो आप हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकते हैं मैटर कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है और इस पर कृपया अपना वो दें। तो वो हाई कोर्ट फिर आपको बताएगा, जैसा वो बताएगा उसके अनुसार आपको काम करना है। और वो क्लियर कह देगा कि हाँ ये रिपील हो चुका है या ये जो अधिनियम जिसके बारे में आपने पूछा है लीगल है एंड इट इज़ नो मोर, जिसको कहना चाहिए इफेक्टिव। और आपका जो वो है उसको इस तरीके से आपका रेफरेंस को ख़त्म किया जाता, मतलब ऑर्डर किया जाता है और फाइल आपके पास वापस आ जाएगी। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट जो है ये है रिव्यू का पावर, दैट इज सेक्शन 114। हाँ बोलो राज।
सर जैसे जो आपने बोला ना कि अगर उसकी डिसीजन के लिए, ओपिनियन के लिए ऊपर भेजा जाए हाई कोर्ट पे, तो लोअर कोर्ट से भी भेज सकते हैं या फिर पहले लोअर कोर्ट जाएगा फिर सेशन कोर्ट फिर हाई कोर्ट? नहीं नहीं, ये जो मैंने बताया रेफरेंस का, ये जब आप ऐसे जज किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उस मामले में आप हाँ। कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें करना क्या है, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लॉ लगेगा। मान लीजिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई मामला आया और उसमें बिल का क्वेश्चन उठ गया है आप बीच में, ठीक है। अब आप लॉ के मामले में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप स्वयं भेजेंगे उसे, आप स्वयं भेजेंगे से मेरा मतलब ये है कि आप स्वयं उस मामले को हाई कोर्ट को रेफ़र करेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसको कोई वो नहीं भेजने वाला है जिसको हम कहें कि मतलब वकील या कुछ, ये जज भेजता है स्वयं व्यक्तिगत तौर पे। मतलब जो प्रोविजो को प्रोविजो के पहले पढ़ा है ना आपने, हम्म। उसका बोल रहे हैं, तो मतलब अगर वो लोअर कोर्ट का जज है तो वो भी भेज सकता है और सेशन का है तो भी? एनी कोर्ट, ओके। एनी कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। और ये कोर्ट ही कोर्ट को भेजेगा, मतलब एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी कोर्ट आप भेजेंगे उसको। वो कोई वकील रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि साहब इसको हाई कोर्ट के रेफरेंस के लिए भेज दें या वो कर दें। ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो मामला आपको हाई कोर्ट के रेफरेंस के लिए भेजना है या नहीं भेजना है, ठीक। ओके, तो हाँ साक्षी बोलिए। सर मुझे रेफरेंस समझ में नहीं आया। देखो रेफरेंस का जो मैंने बताया, लेट अस डिस्कस इट अगेन। ये ऐसा है कि कोई मामला आपके पास सुनवाई में है एज ए जज, ठीक है। एज ए जज ये माइंड करना, ये जो 113 की जो पावर है रेफरेंस की, ये पावर जो है ये जज की पावर है, जज टू जज या कोर्ट टू कोर्ट। इसमें बीच में कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है। अब आप एज ए सिविल जज किसी मैटर को सुन रहे हैं, क्योंकि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं इसलिए सिविल जज की मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए सिविल जज किसी मैटर को आप सुन रहे हैं और वहाँ पे 2-3 एप्लीकेशन ऐसी आ जाती हैं जिसमें वो अलग अलग लॉज का उल्लेख वकीलों ने कर दिया है कि ये नियम था उस समय, ये नियम था, सिंधिया स्टेट में ये था और ये पुराना मामला है तो इस पे ये लागू होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आप उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि इसमें जो इंडियन स्टाम्प एक्ट है वो लागू करें या जो उस समय देन सिंधिया स्टेट का स्टाम्प एक्ट था, उसका अंग्रेजी में कुछ नाम था बड़ा अजीब सा, वो लागू होगा या क्या लागू होगा। मतलब किस विधि के या किस एक्ट के या किस नियम के अकॉर्डिंग लिए आप उस एप्लीकेशन को वो करेंगे, डिस्पोज ऑफ, उसको निर्णीत करेंगे। जब आप ऐसे कन्फ्यूजन में हों तो अपनी राय लिख के, ठीक है, जैसे मेरे पास आया कि सब ग्वालियर स्टेट का ये लागू होगा इसमें स्टाम्प एक्ट, क्योंकि ग्वालियर स्टेट अलग थी और इंडियन स्टाम्प एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। तो ग्वालियर स्टाम्प एक्ट के हिसाब से, ग्वालियर रियासत का जो स्टाम्प एक्ट है उस हिसाब से हम जमा करने को तैयार हैं, उस हिसाब से इस पर राशि देने को तैयार हैं। इंडियन स्टाम्प एक्ट चूँकि लागू नहीं होता तो हम उस पर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। अभी मुझे इसमें समझ में नहीं आया कि मैं भाई जो वसूली करना है किसी चीज़ की या जो आवेदन लगे हैं तो इसमें कौन सा एक्ट में लागू मानूँ, इंडियन स्टाम्प एक्ट या ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर अलग रियासत थी, बिल्कुल ठीक है, वो भारत के अतिरिक्त न्यायालय कहा जाएगा उसको, जो हमने पिछले कुछ डिस्कशन में बात की थी। तो मैं फिर लिखूँगा कि इसमें ये आवेदन आया है, इसमें ये है और मेरी राय है कि ये इंडियन स्टाम्प एक्ट इसमें लागू होना चाहिए, और फिर मैं उसमें वो कारण बताते हुए वो मामला हाई कोर्ट को भेज दूँगा। कैसे, मैंने बताया कि टू रजिस्ट्रार ऊपर रखा रहेगा रेफरेंस अंडर सेक्शन 113 तो वो रजिस्ट्रार के पास जाके खुलेगा, उनका स्टेनो या वो नहीं खुलेगा, फाइल आपकी जाएगी, उसमें वो लेटर लगाएगा, एक नोट शीट लिखेगा और मतलब वो देखेगा कि किस जज को देना है, रजिस्ट्रार के पास ही पावर है। अब वो उन जज साहब को वो फाइल चैम्बर में ले जाके बताएगा और चैम्बर में ही वो उसका डिस्पोजल कर देंगे हाल के हाल। ये हुआ रेफरेंस। जहाँ आप कन्फ्यूज़न हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस नियम के तहत आगे बढ़ना चाहिए, या सिविल का कोई मामला जिसमें आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आगे क्या करना है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है और सीनियर भी आपको बताने की स्थिति में नहीं है
तो ऐसे मामले को आप हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकते हैं, इट इज़ रेफरेंस। और ये तरीका होगा जो मैंने बताया। ओके ओके सर। ओके। तो देन रिव्यू आता है। रिव्यू है धारा 114 में कि पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए सब्जेक्ट एज अफोरसेड, मतलब जो 113 में जो दिया गया है, एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड बाय ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोड बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, by a decree or order from which no appeal is allowed by this code, or by a decision or on a reference from a court of small causes। स्मॉल काज कोर्ट ने अगर कोई रेफरेंस किया है तो उस वजह से उन्होंने बताया कि सिविल कोर्ट के रेफरेंस भी यूजुअली लागू नहीं होता है। तो कोई पर्सन जो किसी डिक्री से या किसी आदेश से जिसमें कि अपील की जा सकती है लेकिन अपील नहीं की गई है, ठीक है, और किसी ऐसे डिक्री या आदेश जिसकी अपील ही नहीं की जा सकती है, वो अपने आप को व्यथित मानता है कोई पक्षकार, कोई व्यक्ति, तो वो डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय के निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। आपने कोई आदेश किया, आदेश की अपील हो सकती है, लेकिन वो अपील करने की जगह 114 में रिव्यू के लिए आप ही के पास आवेदन लगा देता है। यू कैन डिसाइड, और यूजुअली डिसीजन वही होता है जो ओरिजिनली आपने किया। डिसीजन सिविल जजेस या लोअर कोर्ट जो है वो बदलते नहीं हैं। अच्छा, कब कब लगेगी रिव्यू के लिए एप्लीकेशन? कि जहाँ अपीलेबल ऑर्डर है लेकिन अपील नहीं की गई है वहाँ, और जहाँ पे अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, और या फिर ऐसे रेफरेंस पर जो स्मॉल कॉजेस कोड या लघुवाद न्यायालय के उस पर किया गया है, रेफरेंस पर विनिश्चय किया गया है उस पर। तो जिस कोर्ट ने किया है रिव्यू वही कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट ने किया तो हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किया है सुप्रीम कोर्ट करेगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने किया है तो एडीजे करेगा, सिविल जज ने किया है तो सिविल जज करेगा, क्योंकि रिव्यू अपने आदेश का आप खुद कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर, रिव्यू की कोई लिमिट होती है कि एक जजमेंट का रिव्यू कितने बार किया जा सकता है? नहीं, रिव्यू एक ही बार किया जा सकता है। हालांकि इसमें लिमिट कोई एज सच दी नहीं गई है, लेकिन एक बार कर दिया आपने तो वो ऑर्डर अपीलेबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई डिक्री है, ऐसा आदेश जिसकी अपील परमिसिबल नहीं है, वो आपके यहाँ रिव्यू की पिटीशन लगाता है, तो रिव्यू में आप जो आदेश कर रहे हैं वो अपीलेबल हो जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन एज सच नहीं दी गई, और एक से ज़्यादा बार नहीं लगता है। कई बार ये होता है कि कोई नया ग्राउंड मिल जाता है तो दोबारा एप्लीकेशन आ जाती है, बट एज सच इसमें प्रावधान सीपीसी में नहीं है। ये प्रेसिडेंट जो चले आ रहे हैं उनके आधार पे हम कुछ प्रावधानों को मानते हैं। ठीक, अच्छा, फिर 1 मिनट। ओके, सो रिव्यू का हमने देखा कि रिव्यू वही कोर्ट करेगा जिसने वो आदेश पारित किया है, और जो एग्रीव्ड पार्टी है वो रिव्यू के लिए आवेदन कर सकती है। इसमें लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन एक्ट में दी गई है। हर चीज़ की लिमिटेशन सीपीसी में नहीं बताई गई है।
यूजुअली ये जो लिमिटेशन होती है वो यूजुअली 30 डेज़ होती है। फिर लिमिटेशन एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ रिव्यू। फिर रिवीजन आता है, दैट इज़ कॉल्ड पुनरीक्षण। ये सेक्शन 115 में है और ये 1977 में तो रीनंबर्ड किया गया। सेक्शन 115 रीनंबर्ड है सब सेक्शन 1 बाई एक्ट 10 ये हुआ था, लेकिन ये बीच में पावर विड्रॉ हो गई थी। तो चलो लेटेस्ट देखते हैं उसमें क्या है। CPC ऑर्डर 1 सेक्शन तो मुल्ला का ये है कोड मेरे पास, सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 115 सेक्शन Section 115 revision it reads as follows: The High Court may call for the record of any case which has been decided by the court subordinate to High Court and in which no appeal lies thereto, and if the subordinate court appears कैसी दशा में to have exercised a jurisdiction not vested in it in by law, to have failed to exercise jurisdiction so vested, to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, the High Court may make such order in the case as it thinks fit। ये रिवीजन के बारे में है। ये फिर प्रोविजो 79, हाँ ये 79 वाला जो ये सॉरी 79 नहीं, ये जो प्रोविज़ो है ये हटाया गया था, ये इसको रीइंसर्ट किया गया है, अमेंड किया गया है 2000 में, सन 1 जुलाई 2002 को। ठीक है, इसमें दिया गया है प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट शैल नॉट, ठीक है ये वर्ड है शैल नॉट, नहीं करेगा। अब ये जिस एक्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें है कि नहीं, हाँ इसमें है कि द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन, मतलब 115 के तहत हाई कोर्ट शैल नॉट नहीं करेगा ऐसी कोई बात, वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू in the course of a suit or other proceeding except where the order, if it had been made in favor of the party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceedings। ये एक तो 2002 का अमेंडमेंट है। फिर 81 जो है ये 76 का है। फिर 81 ये भी 2002 का अमेंडमेंट है कि a revision shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by the High Court। In this section, the expression any case which has been decided includes any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसमें काफ़ी लंबा जो है वो अमेंडमेंट है, स्टेट अमेंडमेंट, क्योंकि CPC जो है वो कोलेटरल सब्जेक्ट है, यूनियन का भी है और स्टेट का भी है, तो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से इसे डिसाइड कर लेता है, वो कर लेता, अमेंड कर लेता है। तो ये हटाया नहीं गया है, ठीक है, ये उतना पार्ट जो है वो अमेंड किया गया है। उस पार्ट में लिखा गया है कि देखो उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को, अभिलेख से मतलब हमारा यहाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ द सूट, मतलब पूरी फाइलें आपने जितनी, अगर A सूट है तो आपने फाइलें 5 बनाई हैं, B सूट है तो 2 फाइलें आपने बनाई हैं, तो उन फाइलों को आपको भेजना है या वो मंगा सकता है। उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकता है जो उसके सबॉर्डिनेट है उनसे, बाहर के कोर्ट से नहीं। जिसने ये विनिश्चय किया है, उच्च न्यायालय कहते हैं कि न्यायालय ने विनिश्चय किया है और जिसकी अपील नहीं होती है, अपीलेबल अगर कोई ऑर्डर नहीं है, और यदि ये लगता है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने
ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया जो उसमें है ही नहीं, जो वो जुरिस्डिक्शन के परे चला गया अपना, ठीक है। और या फिर वो ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो उसमें है, या तो उसने ओवरलैप किया है, उसको किया है, जो अधिकारिता नहीं थी उसका उपयोग कर लिया है, या जो अधिकारिता थी उसका उपयोग नहीं किया है। 2 कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन में ये है कि ऐसा सबऑर्डिनेट कोर्ट अपनी अधिकारिता का उपयोग करने में इलीगली, अवैध रूप से या मटेरियल इरेगुलरिटी, या तो अवैध रूप से या फिर तात्विक रूप से अनियमितता से कार्य किया है उसने। तो ये इनका अगर अब वो निकालें शाब्दिक अर्थ तो लगभग एक जैसा ही निकलता है तीनों चीज़ों का। तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकता है जो वो ठीक समझे, वो रिवर्स कर सकता है, कुछ कर सकता है। परंतु जो प्रोविजन जो मैं बता रहा था, जो इसमें वो हुआ इंसर्ट हुआ, वो ये है कि परंतु उच्च न्यायालय किसी वाद या कार्यवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में कोई इशू विनिश्चय करने वाले आदेश में तभी फेरफार करेगा या उसे उल्टेगा जब ऐसा आदेश, यदि वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया होता तो वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर देता। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा आप होंगे, कन्फ्यूज़न की इसमें बात नहीं है कि इसमें जो हाई कोर्ट की जो पावर है उस पर जो एक राइडर लगाया गया है, वो राइडर ये है कि किसी केस में आपने कोई ऑर्डर किया है, ठीक, किसी इशू को आपने डिसाइड किया है, एक इशू को किसी को, और जिस पक्षकार ने आवेदन लगाया है, आवेदन करने वाले पक्षकार में किया गया होता ऐसा आदेश, तो वह उस वाद की या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर देता। मतलब आपने बीच में ही ऐसा आदेश कर दिया जो अंतिम रूप से निपटारे की श्रेणी में आता है किसी पक्षकार के लिए, और अंतिम रूप से निपटारे की श्रेणी में आता है मतलब उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं रह जाती, तभी वो फेरफार करेगा। अदरवाइज हाईकोर्ट उस मतलब रिवीज़न में 115 के तहत उसमें कोई छेड़छाड़ उस फाइल में नहीं करेगा अगर वो फाइल कंटिन्यू है और वो इशू जो आपने फ्रेम किया है वो किसी पार्टी के लिए फाइनली सूट डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आ रहा है। सो ये क्लियर है सर? हाँ बोलिए सर। रिव्यू और रिवीजन में सर बेसिक डिफरेंस क्या है? सर दोनों लगभग सेम ही लग रहे हैं। हाँ, रिव्यू उसी कोर्ट के सामने किया जाएगा जहाँ पे उस कोर्ट ने आदेश किया। जैसे मैंने आदेश किया तो मेरे पास रिव्यू आएगा एज सिविल जज, एज डिस्ट्रिक्ट जज मैंने आदेश किया मेरे सामने रिव्यू आएगा, एज हाई कोर्ट जज मैंने आदेश किया मेरे सामने ही रिव्यू आएगा। लेकिन रिवीजन जो है वो जाएगा हमेशा हाई कोर्ट में, ये फ़र्क है, ठीक। एंड सर सुप्रीम कोर्ट लाइक हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट रिवीजन करेगा? नहीं, जो रिविजनल पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को रिवीजन की पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को जाना है तो वो SLP में, जिसे हम विशेष अनुमति याचिका कहते हैं या स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं, उसमें जा सकता है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये रिवीजन जो होती है सर वो किस ग्राउंड पे हो सकती है? सर फैक्ट या लॉ दोनों के बेसिस पे हो सकती है? नहीं, रिवीजन के जो ग्राउंड है जो मैंने आपको बताया कि इसमें पहला तो ये ग्राउंड है। हाँ राज बोलिए, आप भी बताइए तो इकट्ठा दोनों को ले लें। सर हमें थोड़ा A और B की थोड़ा सा प्रोविजन समझ नहीं आया है। ठीक है, वो इनका भी यही है, साक्षी का भी यही इशू है। तो देखो, जहाँ लोअर कोर्ट है आप, हाँ सोनम बोलिए। सर एक्चुअली जैसे आपने बोला सिर्फ रिवीजन की जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास है, तो सर जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कहते हैं उनकी रिवीजन नहीं होती है, सिर्फ SLP में जा सकते हैं वो, राइट? हाँ, मतलब हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ये शक्तियाँ नहीं है। तो सर फिर उसके हाई कोर्ट के जो ऑर्डर रहते हैं उनका रिवीजन नहीं होगा? नहीं, उनका रिवीजन नहीं होगा। उनका वो हो सकता है SLP हो सकती है, अगर वो अपीलेबल ऑर्डर है तो अपील हो सकती है, और या फिर रेड ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का उसमें जा सकते हैं, रिवीजन में नहीं है।
ओके सर। ओके। अच्छा, फिर इन लोगों ने जो पूछा है कि ए और बी के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में ये है कि ग्राउंड क्या है रिवीजन के। ग्राउंड ये हैं रिवीजन के। हाई कोर्ट तभी आपके रिकॉर्ड को मंगाएगा जब उसे ये लगेगा कि जो आपकी अधिकारिता है सिविल जज क्लास 1 या क्लास 2 के नाते आपने उस अधिकारिता का प्रयोग कर लिया जो आप में है ही नहीं। आपने डिस्ट्रिक्ट जज की जो अधिकारिता है उसका प्रयोग किसी मामले में कर लिया जबकि आप सिविल जज हैं, तो वो मंगवा सकता है। मतलब आपने ऐसे इस्तेमाल पावर्स का या जुरिडिक्शन का किया है जो आप में वेस्टेड नहीं है विधि द्वारा। पहला केस। दूसरा केस ये आता है कि जब आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाते ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहे हैं जो आपके अंदर थी, आपको वो अधिकार था आपके कोर्ट को उस चीज़ को डिसाइड करने का, लेकिन आपने डिसाइड करने से मना कर दिया कि ये अधिकारिता इस न्यायालय के पास नहीं है। बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बाई मिस्टेक ऑफ लॉ कुछ भी हो सकता है। और तीसरी स्थिति जो आती है कि आपने अधिकारिता का प्रयोग तो किया है लेकिन अधिकारिता का प्रयोग करने में आपने इलीगली एक्ट किया है, मतलब अवैध रूप से कार्य किया है, या फिर मटेरियल इरेगुलरिटी से, तात्विक अनियमितता जिसको हम कहते हैं, मटेरियल इरेगुलरिटी से आपने काम किया है। तो ऐसे 3 मामलों में हाई कोर्ट सुओ मोटो मंगा सकता है। हाँ बोलिए सर। इस पे तो मतलब रिवीजन की जगह हम रिट्रीट तो लगा सकते हैं ना इसमें, क्योंकि इसमें है ना वो क्या बोलते हैं सर्शियरी वगैरह और प्योर अंडो की, मतलब जिसको जुरिस्डिक्शन नहीं है वो, या फिर जो इलीगली पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ हाँ, वो तो लगेगा ही। ये रिवीजन में एडिशनल प्रोविजन सिविल उसके लिए दे दिए गए हैं, और अगर उसने आपने उसका वो नहीं किया तो रिट में तो जा ही सकते हैं। रिट इज़ ऑलवेज ओपन, क्योंकि रिट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ठीक है, तो वो तो कभी क्लोज नहीं होते। लेकिन अगर जैसे रिट में कोई नहीं जाना चाहता मान लीजिए, क्योंकि रिट पिटीशन की थोड़ी वो है और सीपीसी में आपको पर्टिकुलर इसी केस के बारे में जाना है, तो इसमें ये 3 ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर रिवीजन हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं। तो इसमें एक जो मैंने पहला ग्राउंड बताया वो ये था कि आपने अधिकारिता का ऐसे ही उपयोग कर लिया है, मतलब ऐसे पावर का उपयोग कर लिया जो आप में निहित नहीं है, जो पावर आपको सीपीसी ने नहीं दी है। दूसरा, आपने पावर का उपयोग करने से मना कर दिया या उपयोग नहीं किया जो पावर आपके पास है। तीसरा ये है इसमें नेक्स्ट कि आपने अपनी पावर का उपयोग करने में, पावर में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आप समझ लें उस वर्ड को, अधिकारिता थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाता है। आपने अपनी अधिकारिता का उपयोग करने में अवैध रूप से या मतलब इलीगली आपने कार्य किया है, अवैध रूप से कार्य किया है, या फिर मटेरियल इरेगुलरिटी आपने उसमें की है। अनियमितता कैसे होती है? अनियमितता तब होती है, इसका उदाहरण दूँ, जैसे आपने सुनवाई का मौका दिया और अब किसी दूसरे पक्ष को सुनवाई के बिना आपने आदेश पारित कर दिया, तो मटेरियल इरेगुलरिटी है ये। बोथ पार्टी शुड बी हर्ड, ये ऑडी ऑल्ट्रिम पार्टिम जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसका उल्लंघन है। तो इन 3 कंडीशन में हाई कोर्ट सुओ मोटो, मतलब स्व प्रेरणा से किसी के आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उस रिकॉर्ड को मंगा सकेगा और उसमें जो ऐसा कोई भी आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। तो ये 3 तो ये होगा जहाँ वो सुओ मोटो मंगा रहा है हाई कोर्ट। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि जैसे अब फर्दर मैंने बताया था कि किसी पार्टी के फेवर में कोई इशू आपने, मतलब कोई इशू आपने डिसाइड किया है, वो जो उसको जब आप जज बनेंगे तो आप एक टर्म सुनेंगे, द सूट डिसाइडेड, दिस ऑर्डर अमाउंट्स टू मी एज द सूट डिसाइडेड। तो ऑल्दो द सूट इज स्टिल पेंडिंग बट फॉर मी इट इज सूट डिसाइडेड। कैसे हो गया? आपके पास स्टे का कोई आवेदन आया, ठीक है, और उसमें मेन रिलीफ वो मांग कर रहा है कि मुझे इस मकान का स्वामी घोषित किया जाए, और इसमें नगर निगम वाले तोड़फोड़ करने आ रहे हैं, तो इंटरिम रिलीफ मुझे ये दी जाए कि उस तोड़फोड़ को रोका जाए, क्योंकि अगर वो तोड़फोड़ कर देते हैं, मकान तोड़ देते हैं, तो मेरे दावा लाने का मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि उसका मूल दावा क्या है? मकान का स्वामी घोषित होना। इंटरिम रिलीफ क्या है? इंटरिम रिलीफ है कि तोड़फोड़ करने से रोका जाए जिस मकान का स्वामी मैं बनना चाहता हूँ या घोषित कोर्ट से कराना चाहता हूँ।
अब ये मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने की दृष्टि से, जबकि स्टे के जो ऑर्डर हैं वो ऑर्डर जो है वो अपीलेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सूट डिसाइडेड क्या है। ऑल द प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, प्रोसीडिंग्स आर कंटिन्यू, बट द सूट इज डिसाइडेड फॉर मी। तो व्हाट इज दिस सूट डिसाइडेड, या जो क्या कह रहा, कार्रवाई का अंतिम रूप से निपटारा कर देता। अब मैंने आवेदन लगाया और वो कोर्ट ने कहा नहीं, हम स्टे तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ आपकी प्रोसीडिंग को, अब सूट को हम सुनेंगे कि आप मालिक हैं कि नहीं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि साहब, जब मकान ही तोड़ देगा नगर निगम, या दूसरी पार्टी कोई तोड़ने आ रही है, नगर निगम दूसरा प्रतिवादी कोई तोड़ने आ रहा है, तो वो अगर तोड़ ही डालेगा तो मेरे इस मामले का या मेरे इस दावे का क्या औचित्य रह जाएगा। आप तो खाली मुझे प्लॉट मिलेगा, वो मिलेगा, मेरा मकान टूट जाएगा और मुझे ऐसा लॉस होगा जिसकी इंजरी उसको क्या कहते हैं, उसको रिड्रेस करना, मतलब उसका मुझे वो दिलाना, प्रतिकर दिलाना संभव नहीं हो सकेगा। मुझे ऐसी क्षति होगी, ऐसी लीगल इंजरी होगी जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकेगा बाद में। तो मेरे लिए वो जो कोर्ट का रिफ्यूज़ल है कि नहीं, हम आपको स्टे तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ इस मामले में कि आप स्वामी हैं कि नहीं हम सुन रहे हैं, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, वो आदेश सूट डिसाइडेड। अब मैं उसमें क्या पेश करूं ले जाके कि मैं मालिक हूं नहीं हूं, लेकिन मकान तो टूटा जा रहा है मेरा। तो ये मेरे लिए हुआ सूट डिसाइडेड। और प्रतिवादी जो उपस्थित हुआ है, अगर मेरे फेवर में अगर वो आ जाता है कि ये नहीं तोड़ेगा, तो प्रतिवादी के लिए ये सूट डिसाइडेड नहीं हुआ, क्योंकि उसे मैंने मेरी घोषणा के खिलाफ उसको एविडेंस लेके आनी कि मैं मालिक हूँ या नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए अगर वो स्टे नहीं देता, कोर्ट तोड़ फोड़ पर रोक नहीं लगाता है, तो मेरे लिए सूट इज डिसाइडेड वाला मामला हो गया। तो ये सूट डिसाइडेड जो ये कह रहा है कि वाद का अंतिम रूप से निपटारा कर देता, ऐसा कोई आदेश किया गया है अगर, तो ये वाद का अंतिम रूप से निपटारा, स्टिल द सूट इज पेंडिंग। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि मतलब जब जो सार है उसका आपके दावे का वही नहीं रहेगा, जिस मकान के लिए आप गए वो मकान ही टूट फूट जाएगा, तोड़ देगा कोई उसको आकर के, फिर आप घोषित किस चीज़ के स्वामी होंगे, और हो भी जाएंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मकान ही टूट गया तो आपके लिए वो इंटरिम ऑर्डर ऐसे ऑपरेट करेगा जैसे सूट इज डिसाइडेड अगेंस्ट यू या फॉर यू। तो ये जो किया गया है इसमें, नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है कि प्रोवाइडेड द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ ए सूट के चलते हुए या सूट के उसमें, और अदर प्रोसीडिंग except where the order, if it had been made in favor of the party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceeding। कि मेरे लिए वो सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया उसी एक आदेश के द्वारा, तब हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये रोक लगाई गई है। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश कर रहा था कि हालांकि सूट पेंडिंग है, लेकिन मेरे लिए उसका अंतिम रूप से निपटारा हो गया, सूट डिसाइड हो गया, फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, तो वो उसका मीनिंग क्या होगा। सो ये मीनिंग होगा कि आपका जब कॉज ऑफ वो ही नहीं बचेगा, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचेगा, तो आप उसको बहस सुनवाई का क्या करेंगे या रिजल्ट का क्या करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके फाइन। हाँ राज बोलिए। सर जैसे कोई जो पक्षकार है वो अपनी अपील लगाता है मतलब हाई कोर्ट में, तो जो उसके अगर उसकी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ बचा, जैसे अभी यहाँ पे आपने बताया ना कि अगर उसका घर टूट जाएगा, लेकिन उसकी तो घर तो टूट ही जाएगा अगर आप तक उसकी सुनेंगे, तो उसमें हाई कोर्ट अपना वो कर सकता है रिवीजन। हाँ उसमें तो करेगा ना, क्योंकि उसके लिए तो यही बोल रहा है ना। नहीं, ये प्रोविजो हाँ यही बोल रहा है कि जब तक वो सूट डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आ रहा है इंटरिम ऑर्डर, हाई कोर्ट उसमें एक्ट अपॉन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सूट डिसाइडेड की श्रेणी में आ रहा है, तब वो हाई कोर्ट इंटरप्शन या उसका ऑर्डर में इंटरफेयर कर सकता है, उस केस में इंटरफेयर कर सकता है। मतलब जब तक फाइनल वो नहीं दे देते अपना और नहीं बोलेंगे हाई कोर्ट, उसके बाद ये रिवीजन कर। हाँ, फाइनल से इसका मतलब ये है कि उस पार्टी के लिए ये सूट फाइनली डिसाइड हो जाता। जिससे मैंने आपको तोड़फोड़ का उदाहरण दिया, वो सबसे इजीएस्ट उदाहरण था कि आपका मकान ही टूट जाएगा अगर, तो फिर आप उसके स्वामी घोषित होकर क्या करेंगे, भले सिविल जज आपको स्वामी घोषित कर देता है बाद में,
तो सब्जेक्ट मैटर का प्रिजर्व किया जाना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर अगर ख़त्म हो जाता तो मेरे लिए इट इज़ कॉल एज सूट डिसाइडेड फॉर मी। ओके सो नेक्स्ट जो है वो ये है कि द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिक्री ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाइज ईदर टू द हाई कोर्ट और टू एनी सबॉर्डिनेट एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट देयर टू। हाई कोर्ट किसी भी ऐसे मामले में कोई रिवर्स कोई ऑर्डर नहीं करेगा या किसी डिक्री या ऑर्डर को परिवर्तित नहीं करेगा या उल्टेगा नहीं अगर उस आदेश से कोई अपील होती हो हाई कोर्ट में या फिर किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में। अगर कोई ऑर्डर अपीलेबल है तो उसमें हाई कोर्ट इंटरप्शन नहीं करेगा। ये सबसेक्शन इसका 2 था। 3 जो है रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे ऑफ सूट, जो मैंने बता दिया कि अगर रिवीजन कोई पेंडिंग है तो ये वकील आवेदन लेके आ जाएंगे, साहब अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही, मैटर सब जुडिस है साहब हाई कोर्ट में और आप सिविल जज हैं, आप मत सुनिए इसको। आप सुन सकते हैं उसको, आप वकील साहब से कह सकते हैं कि भैया हाई कोर्ट का जो एक्सप्रेस स्टे ऑर्डर ले आओ। केवल हाई कोर्ट में रिवीजन का पेंडिंग होना मेरे लिए सूट की कार्रवाई को रोकने का आधार नहीं है, और यही इसमें सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे ऑफ सूट। कोई रिवीजन अगर हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए स्टे। और यूजुअली नीचे जो कोर्ट रहते हैं, जजेस रहते हैं, वो डरते हैं और वो कार्रवाई को रोक देते हैं कि भैया हाई कोर्ट से आ जाने दो, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। अनलेस एंड अनटिल आपका पूरा रिकॉर्ड नहीं मांग लिया गया है, सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर रिवीजन लगा है और हाई कोर्ट ने आपका रिकॉर्ड अभी तलब नहीं किया है, ये बात के जो सबसेक्शन 2 है इसके तहत, तो प्रोविजो के तहत, और रिकॉर्ड आपके पास है तो आप उसमें प्रोसीड अपॉन कर सकते हैं जब तक कि एक्सप्रेसली वो सूट स्टे ना कर दिया गया हो। मतलब आपके खिलाफ कोई रिवीजन गया है तो वो उस सूट में स्टे का काम या स्थगन का काम नहीं करेगा। ये इसलिए किया गया है कि यूजुअली जैसा मैंने बताया कि अधिकतर जजेस इस सेफर साइड में चलते हैं कि भैया मामला तो हाई कोर्ट गया, अपने को यहाँ नौकरी करना है, नौकरी बचाना है, चुपचाप बैठे रहो इसमें। और वकील भी यही चाहते हैं, दोनों पार्टीज इधर वे, अगर अर्जेंसी उनकी नहीं है तो वो चाहेंगे कि आप केस को स्टे कर दें। उधर हाई कोर्ट में भी वो केस को लटकाते रहेंगे और हाई कोर्ट पूछेगा अगर कि उसमें क्या कार्रवाई हो रही तो वकील साहब ये और कह देंगे कि साहब सिविल जज साहब तो कार्रवाई नहीं कर रहे, वो कह रहे आप जब तक नहीं करते तब तक हम नहीं सुनेंगे। तो ये इधर वे वकील काम करते हैं, कई बार ऐसा देखने में आया है। लेकिन सीपीसी में क्लियर दिया गया है कि जहाँ कभी भी कोई रिवीजन पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो अगर वो स्टे नहीं किए हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट स्टे कर देता है कि अनलेस अंटिल द ये सच डेट देता है कि, और फिर दे देता है अंटिल द डिस्पोजल ऑफ दिस रिवीजन द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सबऑर्डिनेट कोर्ट विल रिमेन स्टेट। क्लियर आदेश आता है कि इस रिवीजन के निराकरण तक लोअर कोर्ट के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो स्थगित की जाती हैं। तब आप उसमें हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला लिख के आपका बाबू ऑर्डर शीट बढ़ाता रहता है कि रिवीजन क्रमांक इतने इतने में हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक फलां फलां दिनांक फलां फलां के उसमें अनुपालन में इस वाद की कार्रवाई स्थगित है, आगामी दिनांक इतनी, और आप नीचे आपके साइन हो जाते हैं। तो वो तब तक चलती रहती है जब तक आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता कि अब आपकी कार्रवाई में आप आगे बढ़ सकते हैं और वो रिवीजन डिसाइड हो गया है। अगर ऐसा स्टे नहीं है आपके पास तो आप कोर्ट जो प्रोसीडिंग है सूट की उनको कैरी ऑन करेंगे, सुनेंगे उनको आप रोकेंगे नहीं, केवल इस कारण कि रिवीजन पेंडिंग है। ओके गाइज, फिर नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया, स्पष्टीकरण। इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन any case which has been decided includes any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding। जो मैंने बताया कि any case which has been decided, इसमें वो मामला भी आ रहा है जब ये भी सूट पेंडिंग है, वाद की कार्रवाई भी पेंडिंग है, चल रही है कार्रवाई वाद की, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि आपने कोई ऐसा ऑर्डर कर दिया है
या एक इशू ऐसा आपने डिसाइड कर दिया है जो किसी पार्टी के लिए सूट डिसाइडेड की श्रेणी में आ गया। एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड इंक्लूड्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ ए सूट और अदर प्रोसीडिंग। प्रकरण की कार्रवाइयों के दौरान आपने ऐसा कोई आदेश कर दिया, वो भी सूट डिसाइडेड की श्रेणी में आएगा, जो मैंने पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस बारे में ये दिया गया है। तो फिर इसमें रिवीजन है। उड़ीसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि आप लोगों में से कोई भी उड़ीसा का एग्ज़ाम देने मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। एंड उड़ीसा, फिर एमपी का अमेंडमेंट कहाँ गया, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 115, ये उड़ीसा का काफ़ी लंबा है। उत्तर प्रदेश का अमेंडमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जो कोशिश करेंगे, जैसे सोनम ने उस समय बताया था, मैंने वो कंफर्म किया है कि हाँ वो ऑर्डर अभी है, वो हट सकता है सीजे के जाने के बाद, लेकिन फिर भी आप लोग यूपी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, राजस्थान में बैठ सकते हैं, राजस्थान का एक बार सिलेबस चेक कर लीजिए, और दिल्ली के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, दिल्ली का भी एक बार वो सिलेबस जो है वो चेक कर लीजिए आप लोग। और सबसे बेस्ट जो सर्विस है जुडिशल सर्विस, वो राजस्थान की है, देन दिल्ली, देन उत्तर प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की गिना जाए तो सबसे मैं उसको वो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दबे हुए कुचले हुए जज अगर कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ 20 साल का 20-22 साल काम किया, सो आई न्यू इट वेरी वेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अमेंडमेंट ये है इसमें सेक्शन 115 में कि द वर्ड्स हाई कोर्ट वेयर एवर अकरिंग द वर्ड हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। हाई कोर्ट के लिए उन्होंने जो वर्ड था, जहाँ जहाँ हाई कोर्ट आया है उसकी जगह उन्होंने लिख दिया हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब रिवीजन की जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी उन्होंने दे दी है। ठीक है, रिवीजन की पावर से यहाँ मतलब ये है कि जो हमने 115 में जो पावर पढ़ी है उत्तर प्रदेश में, वो पावर हाई कोर्ट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी है, क्योंकि उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया हाई कोर्ट शब्द को उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय से। पहला अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के लिए बता रहा हूँ, यूपी के सिविल जज या एडीपीओ एग्ज़ाम के लिए अगर पूछते हैं तो एडीपीओ में सॉरी सीपीसी आएगी नहीं। द फॉलोइंग प्रोविजन देयर टू शैल बी इंसर्टेड एट द एंड। एक प्रोविज़ो इन्होंने इसमें इंसर्ट किया है एक्स्ट्रा, यूपी ने। इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड टू एम्पावर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस अराइजिंग आउट ऑफ एन ओरिजिनल सूट of the value of 20,000 rupees or above, provided that nothing in the section shall be construed to empower district court to call for the record। कि 25,000 से ज़्यादा वैल्यूएशन वाला जो सूट है या उससे अधिक वाला 25 नहीं 20,000 रुपीज़। एक मिनट, हिंदी में ये क्या दिया है, अच्छा हिंदी के इसमें मेरे पास ये नहीं है, इसका स्टेट अमेंडमेंट नहीं है, तो ठीक है 20,000 से अधिक अगर वैल्यू का सूट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नथिंग इज सेक्शन कंस्टिट्यूट टू एम्पावर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर नहीं होगी कि वो रिवीजन के लिए उस फाइल को मंगा सके 20,000 से ज़्यादा वाला। और ये अमेंडमेंट जो है ये अमेंडमेंट है 1970 का, 1970 का अमेंडमेंट है। तो उसके बाद अपडेटेड एक बार अगर आपके पास नई कोई किताब हो तो उसमें एक बार देख लीजिए। फिर एक है अमेंडमेंट, फिर दोबारा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू सेक्शन फॉर सब सेक्शन 115 115 इन्होंने फिर नया जोड़ा है। नया क्या जोड़ा है इन्होंने उत्तर प्रदेश ने, और ये कब जोड़ा है ये भी मैं आपको बता दूं, ये 1973 में जोड़ा है, मतलब पहले अमेंडमेंट के बाद जोड़ा है। द हाई कोर्ट इन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ ओरिजिनल सूट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज़, वही वो जोड़ा है हाई कोर्ट में भी 20,000 एंड एबव इंक्लूडिंग सच सूट इंस्टीट्यूटेड बिफोर द 20th डे ऑफ सितंबर। ये अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, 1972 का है, ऑलमोस्ट उसको 50 साल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इट इज़ नॉट एनी मोर रेलिवेंट और प्रैक्टिकल नहीं है अभी ये। इसका अगला कुछ देखते हैं सेक्शन में, फिर इन्होंने अमेंडमेंट किया है भी 72 का है, और फिर अमेंडमेंट इन्होंने किया है ये अमेंडमेंट 78 का है। फिर उन्होंने अमेंडमेंट किया, मतलब ये अमेंडमेंट जो है वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगले एक जो नया अमेंडमेंट होता है तो पिछला अमेंडमेंट बेकार हो जाता है।
क्योंकि इन्होंने अपन जो अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे थे उसकी जगह 72 का वो अमेंडमेंट था, उसकी जगह 78 में इन्होंने पूरा 115 सेक्शन ही बदल दिया उत्तर प्रदेश ने। और फिर 1978 में बदला, उसके बाद अगेन इन्होंने अमेंड किया है इसको 1991 में, और फिर इन्होंने फिर 115 सेक्शन को 1 जुलाई 2002 को पूरी तरह से बदल दिया। अब जो है यूपी में जो 115 है वो ये है कि ये सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट की जगह इन्होंने कर दिया सुपीरियर कोर्ट में रिवाइज एन ऑर्डर पास्ड इन केस डिसाइडेड in an original suit or other proceeding by subordinate court where no appeal lies against the order। ठीक, और कारण वही दिए हैं कि उसने जो जुरिस्डिक्शन उसमें जो निहित नहीं था उसका उपयोग कर लिया है लोअर कोर्ट ने, या उसमें जो जुरिस्डिक्शन था उसको एक्सरसाइज करने में वो फेल हुआ है, या उसने इलीगली काम किया है। जो ओरिजिनल सेक्शन था 115 जो हम अभी पढ़ के हटे हैं, सेम उसको इन्होंने 2002 में उसी को ले लिया है। पुराने सारे 70, 72 और 78 के जो अमेंडमेंट थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए, नया सेक्शन आ गया। जो हमने डिस्कस किया है सेम वैसा ही है। इसमें हाई कोर्ट की जगह जो शब्द इस्तेमाल है वो ध्यान रखें आप, उत्तर प्रदेश में है वर्ड अ सुपीरियर कोर्ट, मीनिंग वेयर बाय सुपीरियर कोर्ट से मतलब हो गया कि एडीजे भी मंगा सकता है, डीजे भी मंगा सकता है, हाई कोर्ट भी मंगा सकता है। सुपीरियर कोर्ट इसमें वर्ड दे दिया है इसमें। तो ये लेटेस्ट 2002 का अमेंडमेंट है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। अच्छा, फिर बाकी जो प्रावधान है वो ऐसे ही इन्होंने रखे हैं कि द सुपीरियर कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड एक्सेप्ट वेयर, जहाँ वो सूट डिसाइडेड की श्रेणी में आ रहा है, वही जो हमने अभी पढ़े हैं वो है। अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिए हैं उत्तर प्रदेश के, मैं उत्तर प्रदेश का इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों में से सभी लोग यूपी के एग्ज़ाम में बैठेंगे और बैठना चाहिए अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में। एक्सप्लेनेशन दिया है कि द एक्सप्रेशन सुपीरियर कोर्ट मीन्स, व्हाट इज़ सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट का यहाँ मतलब है जो यूपी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेयर द वैल्यूएशन ऑफ ए केस डिसाइडेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ नया जो मैं बता रहा था कि पहले ये कुछ 5,000 रुपये तक जुरिस्डिक्शन होता था, अब लाखों रुपए में हो गया सिविल जज का। तो ये 5 लाख रुपए तक का वैल्यूएशन अगर है तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो सुपीरियर कोर्ट्स का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, 5 लाख रुपए जिस सूट का वैल्यूएशन है उसका अगर कोई रिवीजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, मतलब सुपीरियर कोर्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा 5 लाख रुपए तक के दावों के लिए। और जहाँ पे जो वाद मूल्य 5 लाख रुपए हो, आप कहेंगे प्रॉपर्टी का मूल्य नहीं, ये सूट वैल्यूएशन एक्ट में वाद मूल्यांकन अधिनियम जो है उसके अंतर्गत आप वाद का मूल्य तय करते हैं कि ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के लिए इतना मूल्यांकन किया जाता है, इतनी कोर्ट फी की जाती है। तो जो मूल्यांकन है ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द सूट जो है, नॉट सब्जेक्ट मैटर, subject matter is quite different and valuation of the suit is totally other thing, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो जहाँ सूट वैल्यूएशन जो है, सूट की वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सुपीरियर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट है। यहाँ यूपी ने ये क्लियर कर दिया कि भैया 5 लाख रुपए तक का मामला है तो रिवीजन हाई कोर्ट में जाएगी, 5 लाख रुपए से ज़्यादा का मामला है तो रिवीजन 5 लाख रुपए तक का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, 5 लाख रुपए से ज़्यादा का मामला अगर है तो ये हाई कोर्ट में जाएगी। अच्छा, फिर द एक्सप्रेशन ऑर्डर इंक्लूड्स, जो ऑर्डर का जो ऊपर उल्लेख किया गया है उसका मतलब है कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में किसी भी तथ्य को डिसाइड करने वाला कोई भी आदेश, किसी भी तथ्य के ऊपर जो आपने डिसीजन दिया है, डिसीजन से मतलब है कि आपने अपने आदेश में उसका विनिश्चय कर दिया है, तो ऐसा हर ऑर्डर की डेफिनेशन में या परिभाषा में सम्मिलित है। और फिर एक्सप्लेनेशन 2 है उत्तर प्रदेश का, ये 2003 में आया है। ये है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू ऑर्डर्स पास्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन इन ओरिजिनल सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड बिफोर सच कमेंसमेंट। कि इसको थोड़ा सा जो है ना रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव दिया गया कि इसके पहले भी अगर कोई वो हुआ है, ऑर्डर हुआ है, तो इसके प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे उन ऑर्डर्स पे भी जो इस अमेंडमेंट के लागू होने के पहले किए जा चुके हैं। तो ये एक इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली लागू है ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट।
ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हम आएंगे, कल हम डिस्कस करेंगे पार्ट 9, और पार्ट 9 है या जो भाग 9 जो है संहिता का, वो है ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं हैं, ये हिंदी लैंग्वेज में है। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी हाई कोर्ट्स, ब्रैकेट में है नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ ए जुडिशियल कमिश्नर। हाँ साक्षी, कल का समय 6 बजे का सब लोगों ने कहा है, 6 बजे या 5 बजे का रहेगा। आप लोगों के लिए क्या उसमें वो है, क्योंकि मैं कई बार दूसरी जगह बिजी हो जाता हूँ, तो वो 5 या 6 बजे का जो भी है वो रहेगा टाइम, ये जो हम कर रहे हैं इसी समय लगभग रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो कल जो हम डिस्कस करेंगे